हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे हर्षद मेहता और इसके स्कैम के बारे में। गाइस रिसेंटली एक सोनी लिव पे एक सीरीज रिलीज हुई है इसके बारे में और इसने इस केस को फिर से लाइमलाइट में लाके खड़ा कर दिया है। काफी टाइम पहले एक मूवी और आई थी गफला, जो कि हमने सबने देखी थी और उसमें भी इस स्कैम के बारे में पूरा बताया गया था। बट काफी टाइम हो गया उसको रिलीज हुए गफला को। उसके बाद अब ये फिर से एक प्रॉपर सीरीज आई है जिसका डायरेक्शन बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद आई, आप लोग भी देखिएगा। तो उसने इस केस को फिर से लाइमलाइट में लाके खड़ा कर दिया है जिसमें करीब 4000 करोड़ रुपीज का फ्रॉड हुआ था। तो गाइस ये क्या था केस पूरा, और हर्षद मेहता कौन था, उसका क्या मोटिव था, ये पूरा केस क्या था, और वेदर ही वाज अ कल्प्रेट और वेदर ही वाज अ विक्टिम, और हम कह सकते हैं वेदर ही वाज जस्ट अ ही वाज अ स्कैमर और वेदर ही वाज एन अपॉर्चुनिस्ट। सो गाइस ये मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या हुआ था, एक्चुअल केस क्या था। बाकी वेदर ही वाज अ स्कैमर और ही वाज एन अपॉर्चुनिस्ट, ये आपके ऊपर है। आप डिसाइड कीजिएगा कि ये इस केस से आपको क्या लगता है, उसने गलत किया या फिर जो किया उसने अपने तरीके से किया, इतना गलत नहीं था। तो गाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो गुजराती था। दूसरा उसने अपनी एक 1984 में अपनी एक ब्रोकिंग फर्म शुरू करी, जो मेंबर बना वो बीएससी का, और उसकी ब्रोकिंग फर्म का नाम था ग्रो मोर असेट मैनेजमेंट। ये 1984 में टिल 1990 ही हैड ऑल द फेमस पीपल एज हिज क्लाइंट्स। मतलब सारे जो फेमस पीपल थे वो उसके क्लाइंट बन गए थे और वो इन्वेस्ट करते थे। बेसिकली उसकी ब्रोकिंग फर्म थी प्लस इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती थी। तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा उसको देते थे, वो आगे फर्दर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था और उन्हें रिटर्न कमा के देता था। 1990 तक उसके सारे फेमस जो भी बड़े बड़े लोग थे मुंबई के, इंडिया के, वो उसके क्लाइंट बन चुके थे। अब 1991 में जब 1991 तक आए तब तक उसका नाम हर एक इंडिया की बड़ी मैगजीन इंक्लूडिंग बिजनेस टुडे उसके कवर फोटो पे छपने लगा, जिसमें उसको एज अ बिग बुल, एज अ रेजिंग बुल, इस तरीके से दी अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट, इस तरीके के उसे टाइटल दिए जाते थे। बहुत पॉपुलर फिगर बन चुकी थी वो इंडिया में उस टाइम पे 1991 में। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसको जेल तक जाना पड़ गया और एंड में उसकी जेल में डेथ हो गई। तो गाइज उसमें दो स्कैम थे, मैं आपको दो स्कैम्स डिस्कस करूंगा। एक था स्कैम, वो भी स्कैम है बट तो छोटा है थोड़ा, और एक बहुत बड़ा स्कैम जो उसने किया था। तो पहले स्कैम में क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ। 90s में क्या होता था, बैंक्स वर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू द स्टॉक मार्केट, बट दे हैड टू बाय सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इट वाज मैंडेटरी एंड इट हैज टू बी अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द असेट ओन्ड बाय द बैंक। तो बैंक को वो सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करनी होती थी जिनका एक फिक्स इंटरेस्ट होता था, फिक्स इंटरेस्ट। बट डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में बैंक्स इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी उस टाइम पर। तो उसके लिए क्या चाहिए होता था, बैंक्स को एक ब्रोकर चाहिए होता था। और ब्रोकर का काम क्या होता था, ब्रोकर काम क्या होता था, दो बैंक्स को मिलाना, एक बायर ऑफ द सिक्योरिटीज बैंक एंड एक दूसरी सेलर ऑफ द सिक्योरिटीज बैंक। उस ब्रोकर को ना कैश से डील करना, ना उस ब्रोकर को ना कैश से डील करना, उस ब्रोकर को ना सिक्योरिटी से डील करना। उसको बस दो पार्टी को मिलाना और अपनी कमीशन चार्ज करनी है, विच विल बी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब बट हो क्या रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। हर्षद मेहता क्या करता था, वो बोलता था कंपनी से, जो बायर जिसे सिक्योरिटीज खरीदनी है उस बैंक से बोलता था आप मेरे पर्सनल अकाउंट में या फर्म के अकाउंट में पैसे डालो और मैं आपको सेलर अरेंज करके दूंगा। तो इस केस में कभी कभी क्या होता था, बायर सेलर को पता ही नहीं होता था हमने किस बैंक के साथ ट्रांजेक्शन किया है। बीच में मीडिएटर बन गई इसकी ब्रोकिंग फर्म और ये पूरे ट्रांजेक्शन खुद अपने लेवल पे कैरी आउट करता था। ये क्या करता था, उस जो पैसा जो डिपॉजिट आया हुआ होता था बायर बैंक के पास से, ये इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था, उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न कमाता था। और अब बाद में जब वो पीरियड एक्सपायर हो जाता था तब उसको जो बायर बैंक थी उसको उसका पैसा लौटा देता था और उस इंटरेस्ट के साथ वो पे कर पाता था, क्योंकि उसको प्रॉफिट बहुत होता था। तो इसका एक ट्रांजेक्शन ये हो गया जो कि एक जेन्युइन ट्रांजेक्शन नहीं है, जो कि एक लीगल ट्रांजेक्शन नहीं है, जो वो अपने पास दोनों पैसे को भी होल्ड कर रहा था वो अपने, और सिक्योरिटीज़ को भी अपने लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहा था। तो एक तो स्कैम ये था कि वो अपने पास कैश रख के और उसको यूज़ कर रहा था शेयर मार्केट में। फिर उसने क्या किया, उसने आइडेंटिफाई किया कि इससे भी एक बहुत बड़ा खेल है जो उसने खेलना शुरू किया। तो ये था स्कैम 2। अब स्कैम 2 के बारे में मैं आपको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ बैंक रिसीप्ट एंड बैंक रिसीप्ट होती क्या है। तो आपने शॉर्ट टर्म लैंडिंग के बारे में सुना होगा, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के बारे में, क्योंकि बहुत कॉमन है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करिए, आपको आइडिया लग जाएगा। शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन टिपिकली 15 डेज का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बैंक को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फंड अरेंज करने होते हैं, या फिर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है कि आपको इतना परसेंटेज अपने एसेट का गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए तो ये सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटर बैंक शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन, जो कि टिपिकली 15 डेज के आसपास होता है। तो इसमें क्या होता है, एक सेलर बैंक, मैं हूँ, मुझे बोरो करना है, मुझे कैश चाहिए और मेरे पास सिक्योरिटीज है गवर्नमेंट की।
तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी सिक्योरिटीज़ बेचूंगा और जो दूसरी बैंक है वो सिक्योरिटीज़ को बाय करेगी और मुझे लैंड करेगी। सो आई एम द बोरोअर एंड द सेलर, एंड जो दूसरी है वो इट इज़ द लेंडर एंड द बायर ऑफ द सिक्योरिटीज़। अब क्या हुआ, अब मैंने बोला कि मुझे पैसे चाहिए। अब दूसरी बैंक क्या करेगी, जो कि बायर ऑफ द सिक्योरिटीज़ है एंड लेंडर बैंक है, वो मान लो सपोज कीजिए मुझे 100 करोड़ को बोरो करने, तो वो लेंडर बैंक मुझे 100 करोड़ रुपीज़ देगी, उसके बदले मैं उसको सिक्योरिटीज़ दूंगा। अगर वो जो जो मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, जो लेंडर बैंक है वो मुझे 100 करोड़ देगी, मैं बोरोअर हूँ और मैं उसके बदले उसको अपनी सिक्योरिटीज, जो मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, वो मैं उसको दूंगा। तो क्या होता था इस ट्रांजैक्शन में वो 100 करोड़ मुझे देती थी और उसके बदले मैं एक बैंक रिसिप्ट इशू करता था। व्हाट इज द बैंक रिसिप्ट? बैंक रिसिप्ट इज द काइंड ऑफ अ प्रूफ दैट आई हैव रिसीव द मनी फ्रॉम द लैंडिंग बैंक, आई हैव रिसीव द मनी एंड इट इज अ प्रॉमिस दैट आई विल डिलीवर यू द सिक्योरिटीज ऑन द लेटर डेट। एज टिल दैट टाइम एज अ ट्रस्ट आई एम होल्डिंग योर सिक्योरिटीज। अब आपकी सिक्योरिटीज हुई, बट मैं आपको बैंक रिसिप्ट इशू कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा आ गया, मैं आपको कुछ दिन में आपको सिक्योरिटीज दे दूंगा। थोड़ा टाइम बाद क्या होता था, वो पीरियड एक्सपायर हो जाता था, 14-15 डेज का पीरियड होता था। तो जो मैंने पैसा लिया था 100 करोड़ लोन लिया था, वो मैंने 100 करोड़ वापस दे दिया और बैंक रिसीव कैंसिल कर दी। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें फिजिकल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा, एक्चुअल डिलीवरी तो हुई नहीं सिक्योरिटीज की, बस एक बैंक रिसीप्ट एक्सचेंज हो गई और पैसा आ गया और पैसा चला गया। तो इस लूप होल को हर्षद मेहता ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस लूप होल को, जो इतना बड़ा लूप होल था, हर्षद मेहता ने आइडेंटिफाई कर लिया। वो क्या करता था, वो बैंक से उसने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाए बैंक्स में, कुछ स्टाफ से, मतलब कमीशन बेसिस पे उन्हें परसेंटेज, उन्हें लालच दिया पैसों का, और उनसे बोला आप एक काम करो, आप फेक बैंक रिसिप्ट इशू कर दो। तो उनका क्वेश्चन आया स्टाफ का कि हमारे पास तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है नहीं, मैं फेक बैंक रिसिप्ट कैसे इशू कर दूँ, मैं कैसे वो बैंक रिसिप्ट दे सकता हूँ, कैसे वो सिक्योरिटीज बेच सकता हूँ जो मैं ओन ही नहीं करता। तो उसने बताया फिजिकल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा, आप बस एक फेक बैंक रिसिप्ट इशू कर दो, थोड़े टाइम के लिए पैसा आएगा, फिर उसको पैसा वापस कर देंगे, फिर वो रिसीप्ट फाड़ देना, क्या करना, किसी काम की नहीं है वो रिसीप्ट। तो इस लूप होल का हर्षद मेहता ने फायदा उठाया। अब वो इस गेम को काफ़ी आगे लेवल पे लेके चला गया। अब वो क्या करने लगा, सीधा बैंक रिसीव को लेके जाता था और बैंक रिसीव को लेके सीधा बैंक से लोन मांगता था कि मेरे पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, मेरे पास बैंक रिसीव है बैंक की, आप मुझे सीधा लोन दो मुझे। तो ऐसे करके उसने बहुत सारे बैंकों से, मतलब अलग अलग फेक बैंक रिसीव इशू करके बहुत सारा पैसा ले लिया, जो कि एक टाइम पे हज़ारों करोड़ का हो गया। फिर उस पैसे को यूज़ करता था मार्केट में, इन्वेस्ट करता था मार्केट में, और मार्केट शेयर्स के प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करता था। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इन्फ्लेट किस लेवल का करता था वो। जैसे एक टाइम पे उसने स्टॉक मार्केट को, सेंसेक्स को, कुछ ही महीनों के अंदर 2000 को, सेंसेक्स के लेवल को उसने 4000 कर दिया था, यानी डबल मार्केट कर दिया था। और आप कुछ स्टॉक्स की बात करें, उसका फेवरेट स्टॉक था एसीसी सीमेंट्स। आपने सुनी होगी कंपनी, अभी भी लिस्टेड है, एसीसी सीमेंट्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसने 3 महीने के अंदर उसका शेयर प्राइस 200 रुपये से लेकर 9000 रुपये तक ले गया 3 महीने के अंदर, जो कि इसका मतलब होगा कि 4400% का रिटर्न 3 महीने के अंदर, वो भी 3 महीने के अंदर, साल का रिटर्न नहीं, 3 महीने का रिटर्न हो गया ये। तो वो इस तरीके से आर्टिफिशियल इन्फ्लेट करता था, वो इन्वेस्ट करता चला जाता था, उसके प्राइस बढ़ा देता था एकदम। तो इससे क्या लगता था, बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो सोचते थे क्या प्राइस आ रहा है, बहुत अच्छा टाइम है एसीसी में इन्वेस्ट करने का, इतने टाइम उसका भाग रहा है, तो वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो 7000 8000 वो हायर प्राइस पे खरीदते जाते थे। बट फिर उसे एक टाइम आता था जब उसका एक प्रॉफिट बुक करना होता था, तो क्या उसे वो पैसा लौटाना भी है बैंक को, जब बैंक से उसने लिया है, बोरो किया बैंक रिसीप्ट के बेसिस पे, उसको रिटर्न भी करना है। तो वो क्या करता था, फिर वो उसको सेल करता था। उसको जब वो सेल करता था तो पूरा बल्क जितना हज़ारों करोड़ का खरीदा, उसने 1000 करोड़ का बेचना भी पड़ेगा, तो उसके शेयर प्राइस एकदम से गिर के बिल्कुल फिर से नीचे आ जाते थे, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत सारा नुकसान हो जाता था, बट उसको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता था। तो ये केस था, ऐसा उसने काफ़ी शेयर में किया, एसीसी सीमेंट्स हो गया, हिंडाल्को हो गया, और भी उसके कुछ फेवरेट स्टॉक्स है जिसमें वो ये सब खेल खेलता था। ठीक है गाइस, तो ये बहुत बड़ा एक वो बनता चला गया, ये पूरा एक नेटवर्क वेब बनता चला गया, जिसमें वो फेक बैंक रिसीप्ट लाया जा रहा है और लोगों से बैंक से उसके बेसिस पे पैसा लिया जा रहा है, फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उससे रिटर्न कमा रहा है, बैंक को वापस कर रहा है, और बीच में इतना सारा प्रॉफिट कमा रहा है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स का काफ़ी सारा लॉस होता था। अब क्या हुआ, एक ये जो दूसरा कार्टल थे, इसमें और कार्टल बने हुए थे, जैसे बियर कार्टल। बियर कार्टल क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, लंबा तो नहीं समझा सकता, मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। जैसे एक बुल हो गया, जैसे बुल का क्या मोटिव रहता है, जो मार्केट के बुल्स होते हैं वो चाहते हैं हमेशा मार्केट बढ़ा रहे, बट जो बियर्स होते हैं वो चाहते हैं हमेशा मार्केट गिरा रहे, राइट गाइस। तो अब एक बियर कार्टल था, उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि मार्केट को कैसे बहुत ज़्यादा एकदम इन्फ्लेट करे जा रहा है, मार्केट बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, और वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रेस में दे दी, और वो एक्सपोज हो गया, पूरा स्कैम एक्सपोज हो गया। फिर जब ये स्कैम पब्लिक डोमेन में आ गया और बैंक्स ने देखा कि जो उनके पास जो बैंक रिसीप्ट्स हैं वो सारी फेक हैं, फिर उनका टोटल कैलकुलेट किया गया, तो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4000 करोड़ रुपीज एट दैट टाइम।
4,000 करोड़ का जो बैंक रिसिप्ट इशू कर रखी थी बैंक ने, वो फेक भी बैंक रिसिप्ट थी, और वो किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से बैक नहीं थी, यानी कोई असेट ही नहीं था जिसके बेसिस पे बैंक्स लैंड कर रही थी उसको हर्षद मेहता को। 4,000 करोड़ का फ्रॉड था। तो गाइज ये पूरा एक फ्रॉड था ये पूरा स्कैम था जो उस समय हुआ और पूरा ये सिचुएशन बनी। फिर बाद में बहुत बड़े बड़े नाम्स आए, क्योंकि प्रेस में कहना था, लोगों का कहना ये था अगर हर्षद मेहता ऐसा कर रहा था तो ये हो ही नहीं सकता वो इतने सालों से ऐसा कर रहा, कि ये इसमें कोई बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व ना हो और वो कर पाए, क्योंकि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है करना। तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम आए, इवन देन टाइम आरबीआई गवर्नर, देन टाइम प्राइम मिनिस्टर, उन्हें बोला कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी ब्राइब ऑफर करी थी। तो मतलब इतने सारे बड़े बड़े नाम्स आए, जो कि आप गूगल पे जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं कितने बड़े बड़े नाम्स आए, मैं लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पर। तो इतने बड़े बड़े नाम्स आए, बट उसमें से कोई भी नहीं पकड़ा गया, कोई भी नहीं पकड़ा गया, किसी को भी मतलब जेल नहीं हुई, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। एट दी एंड हर्षद मेहता पे लगभग काफ़ी सारे केसेस थे, अराउंड 47 के आसपास केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे काफ़ी सारे, और जिसको एंड में उसको सुप्रीम कोर्ट ने 5 ईयर्स की उसे इम्प्रिजनमेंट सुनाई थी, और उसे लाइफ टाइम के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया था। और 2001 में उसकी डेथ हो गई, जब वो अपनी सेंटेंस सर्व कर रहा था, उसी के दौरान उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। सो गाइस क्वेश्चन आता है कि हर्षद मेहता वॉज अ स्कैमर, और वॉज ही जस्ट एन अपॉर्चुनिस्ट, और वॉज ही अ विक्टिम और अ कल्परेट? ऐसा क्यों आपके मन में यही आना चाहिए कि कल्परेट ही है, ऑब्वियसली इतना बड़ा स्कैम किया है, ऑब्वियसली यही आना चाहिए, क्योंकि कोई भी आप उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते आप किसी भी गलत चीज़ की। आप गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। बट उसका कहना ये था कि इसमें और भी काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, और काफ़ी सारे प्लेयर्स थे जो ये उससे भी पहले से ये वाला सेम काम कर रहे थे, बट वो आज तक पकड़ में नहीं आए, उनको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, उनको जेल नहीं हुई, सिर्फ उसको आइडेंटिफाई किया गया और उसको जेल कर दी गई। तो गाइस दैट्स ऑल, दैट्स द कंप्लीट स्कैम आई हैव एक्सप्लेन यू, और एंड डू वॉच दैट सीरीज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज। अगर आपको टाइम मिले तो आप गफला मूवी भी देखना, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। और एक मैं आपको मूवी और रिकमेंड करता हूँ, बिग शॉट। बिग शॉट मूवी देखिएगा, वो इंडियन मार्केट से रिलेटेड नहीं है, यूएस मार्केट से रिलेटेड है। जो हाउस सिक्योरिटीज़ थी, हाउस बैक सिक्योरिटीज़ थी, वो भी थोड़ा इस तरीके का ही फ्रॉड है, बट डिफरेंट फ्रॉड है, जो यूएस में होता 2008 का, जिसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, पूरा ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था। तो वो भी उसमें हाउस प्रॉपर्टीज़ बैक कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी जिनके बेसिस पे वो फ्रॉड हुआ था। तो आप वो भी देखिएगा, बिग शॉट नाम है मूवी का, वो भी बहुत अच्छी मूवी है, उससे आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी स्टॉक मार्केट की, और ये मार्केट कैसे काम करता है। सो गाइस थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।